हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और क्लासेस को एंजॉय कीजिए। आपकी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एक प्रश्न आपके कई प्रश्नों के बराबर होते हैं और जहाँ से आयोग ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी हैं और आजकल आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बच्चा लोग, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, पट्ट चित्रकला के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है वो आपको बताना है। पहला कह रहा है पट्ट चित्र उड़ीसा की चित्रकला शैली है। दूसरा कह रहा है इस चित्रकला के कुछ लोकप्रिय विषय जैसे थिया बंधिया, कृष्णलीला, पंचमुखी एवं दशावतार पट्टी हैं। दूसरा कह रहे हैं पट्ट चित्र संज्ञा संस्कृत के शब्द पट्ट जिसका अर्थ है कैनवास और चित्र जिसका अर्थ है चित्र से उद्धृत है और इसमें अधिकांश चित्र आधुनिक हैं। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग, कौन सा है जो सत्य नहीं है आपको बताना है। अब मैं आप लोगों को कूट दिखा दे रही हूँ। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है दूसरा तीसरा, तीसरे में है केवल चौथा और चौथे में है केवल तीसरा। जो सत्य नहीं है वो बताना है। ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है और उत्तर देना है। और याद रहे, घबराइएगा नहीं। भले आपने नहीं पढ़ा है आर्ट एंड कल्चर, बातों को ध्यान से सुनेंगे, विचार करेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे, दिक्कत नहीं होगा। तो आपका जो सत्य नहीं है बच्चा लोग वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि आपकी जो पट्ट चित्रकला है इसका जो विषय वस्तु है वो आध्यात्मिक है, वो आधुनिक नहीं है, बल्कि धार्मिक है और आध्यात्मिक है। धार्मिक है, आध्यात्मिक है, आधुनिक नहीं है, इसलिए आपका चौथा गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है 3 ये सही है, कि मतलब चौथा सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है कि पट्टचित्र उड़ीसा की चित्रकला शैली है। दूसरा भी सही है कि इस चित्रकला की जो लोकप्रिय थीम या विषय हैं वो आपका रसिया है, कृष्णलीला है, पंचमुखी एवं दशावतार पट्टी है। इससे पता ही चल रहा है ये सारे आपके धार्मिक विषय वस्तु हैं, तो निश्चित ही इसका जो थीम होगा वो धार्मिक होगा, तो ये आधुनिक नहीं हो सकता। और इसका जो पट्टचित्र का मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पट्ट का मतलब होता है कैनवास और चित्र का मतलब तो पता ही है चित्र, यानी कि कैनवास पे बनाया जाने वाला चित्र, इसको कहते हैं पट्टचित्र। और ये कहाँ का है? ये उड़ीसा की है, याद रखिएगा। पट्टचित्र उड़ीसा की एक चित्रकला शैली है जिसका विषय वस्तु आध्यात्मिक और धार्मिक होता है और इसमें इसका मतलब होता है कैनवास पर बनाया जाने वाला चित्र। आपका चौथा सत्य नहीं है बच्चा लोग। पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है और मैं आप लोगों को इसका चित्र भी दिखा दे रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत और अद्भुत चित्र है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा धार्मिकता है। देखिए इन आँखों में भी भगवान की पेंटिंग है, इस देखिए सर पे लगे चंदन में भी भगवान की पेंटिंग है। आप यहाँ भी भगवान की पेंटिंग मुख में भी देख सकते हैं, गले के हार में भी देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, दोनों साइड में। आप इस मुकुट में भी देख सकते हैं भगवान की पेंटिंग है। आप हर जगह देखेंगे तो आपको भगवान की पेंटिंग दिखेंगे। पूरा कोना कोना भगवान की पेंटिंग से सजा है, पूरी आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, धार्मिकता से परिपूर्ण है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है पट्ट चित्रकला, जो कि आपकी उड़ीसा की चित्रकला शैली है। तो देखिए बच्चा लोग कितना ज़्यादा बेहतरीन है, निश्चित ही अद्भुत है आपके भारत की कला, आपके देश की चित्रकला और अपने आप में अनोखा है। अगला देखिए, पाल चित्रकला शैली के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य है। शानदार प्रश्न है। कह रहा पाल राजवंश 750 ईस्वी के लगभग शासन में आया। पाल चित्रकला शैली सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के जन्म स्थान दक्षिण बिहार के मगध क्षेत्र में विकसित हुई। दूसरा कह रहा है पाल राजवंश के प्रारंभिक काल के अधिकांश अवशेष जैन धर्म से संबंधित है। तत्पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला इसमें मुख्यतया या प्रमुखता से पाए गए हैं। तीसरा कह रहा है नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमपुर सोमा रूप से बौद्ध धर्म बिहार और आपके मतलब जो है बौद्ध शिक्षा कला के महान केंद्र थे। चौथा कह रहा है ऐसे चित्रकला के शैली के प्रमुख जो कलाकार हैं वो धीमान और उनके पुत्र बिठपाल थे। आपने सारे ऑप्शन को देख लिया है। बड़े बड़े क्वेश्चन देखिए, घबराइएगा मत, बहुत ही कॉमन सेंस का है और अभी आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप पेशेंस बना के बातों को सुनते रहिए। देखिए पहले में है पहला दूसरा तीसरा,
दूसरे में कह रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा। तीसरे में कह रहा है पहला, तीसरा, चौथा। और चौथे में कह रहा है कि सभी बातें सत्य हैं। चौथा सभी ऑप्शन को सत्य कह रहा है। तीसरे में कह रहा है पहला, तीसरा, चौथा सही है। दूसरे में कह रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। और पहले में कह रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अब चलिए देख लीजिए सारे ऑप्शन को। कह रहा है क्या है जो सत्य है, तो याद रखेंगे चलो इस पे लिखे सारी बातें सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है। पाल राजवंश 750 ईस्वी के लगभग शासन में आया और पाल चित्रकला शैली सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के जन्म स्थान दक्षिणी बिहार मगध क्षेत्र में विकसित हुई, बिल्कुल सही है। पाल राजवंश के प्रारंभिक काल के अधिकांश अवशेष जैन धर्म से संबंधित है, तत्पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला इसमें प्रमुखता से पाई गई है, ये भी सही है। नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुर के जो बौद्ध महाविहार हैं ये बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र थे, ये भी सही है। और ऐसे चित्रकला शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं वो धीमान और उनके पुत्र बिठपाल हैं। तो सारी बातें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धीमान और बिठपाल इस चित्र के चित्रकार हैं या कलाकार हैं। सारी बातें सत्य हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। ये देखिए पाल कला के चित्र मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसके पहले के क्लास में मैंने बताया था कि जो पाल कला इसकी विशेषता क्या है। इस पर आप देखिए लिपियां अंकित हैं, लिपियां हैं, इस पर तिथि और डेट भी लिखे गए हैं। आप देखिए बौद्ध धर्म से प्रभावित दिख रहा है आपको ये चित्रकला, काफ़ी शानदार और खूबसूरत है आपका पाल चित्रकला। इसको अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को लंबे समय तक बातें याद रहें। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बहुत ही शानदार है और आयोग के द्वारा बार बार पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है मुगल कालीन चित्रकला या मुगल चित्रकला मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, जबकि मध्य भारत, राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला उस क्षेत्र की परंपराओं से गहन रूप से प्रभावित थी। दूसरा कह रहा है बसोली नामक लघु चित्रकला पहाड़ी चित्रकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा कह रहा है मुगल कालीन चित्रकला का उदय जहांगीर के काल में हुआ। चौथा कह रहा है मुगल शैली का विकास चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली और फारसी चित्रकला की सफाविद शैली के शुभ संश्लेषण का परिणाम स्वरूप हुआ है। अब आपको बताना है उत्तर, देखिए कूट आपके सामने है। पहले में है पहला, दूसरा, दूसरे में है पहला, तीसरा, तीसरे में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में है पहला, दूसरा और चौथा। शानदार प्रश्न में चलो क्या सत्य है आपको वही बताना है। चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है और उत्तर दीजिएगा। तो आप याद रखेंगे आपका क्या सत्य नहीं है, तो आपका तीसरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है बच्चा लोग? क्योंकि मुगल काल की जो चित्रकला है इसका विकास हुमायूं के टाइम जहांगीर के टाइम में नहीं बल्कि अकबर के समय में हुआ था। अगर अकबर के समय में हुआ है तो जहांगीर सही नहीं होगा, यानी कि आपका ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, या तो पहला दूसरा होगा या पहला दूसरा चौथा होगा। चौथे में कह रहा है मुगल शैली का विकास चित्रकला की स्वदेशी भारतीय शैली तथा फारसी चित्रकला की सफाविद शैली के शुभ संश्लेषण का परिणाम स्वरूप है। संश्लेषण का मतलब होता है मिश्रण। जब हम कई छोटे छोटे पार्ट को मिला करके एक मतलब बड़ा पार्ट बनाते हैं तो संश्लेषण कहलाता है। जैसे जब पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन का उपयोग करके, पानी का उपयोग करके, खनिज लवण का उपयोग करके भोजन बना लेते हैं। ऐसे ही अगर आपकी मुगल चित्रकला विदेशी है और भारत में डेवलप हो रही है तो निश्चित ही यहाँ की कला और वहाँ की कला दोनों का मिश्रण होगा, संश्लेषण होगा और उसी का परिणाम स्वरूप निकल के एक नई कला आएगी जिसे मुगल मतलब कला कहेंगे। तो आपका चौथा तो 100% सही है, इसका मतलब पहला तो नहीं हो सकता, यानी कि आपका पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला था मुगल चित्रकला मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष थी, बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है तभी तो भारतीय कला का प्रभाव पड़ रहा है और दूसरी कलाओं को भी आत्मसात कर रहा है। लेकिन कुछ स्थानीय क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मध्य क्षेत्र हो गया, यहाँ पे स्थानीय परंपराओं का असर दिखता है। जैसे भारतीय की जो यूपी क्षेत्र है, यूपी की अपनी कला की उस पर इफेक्ट दिखेगा। अन्य क्षेत्र के अपने स्थानीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की स्थानीय कला का उस पर इफेक्ट दिखता है। तो बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, बसोली नामक लघु चित्रकारी पहाड़ी चित्रकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है। याद रखिएगा बसौली जो है ये चित्रकला है, ये किसका अच्छा उदाहरण है, पहाड़ी चित्रकला का उदाहरण है।
तो आपका तीसरा सही नहीं है, चूँकि जहाँगीर की जगह अकबर होने चाहिए थे। जहाँगीर के टाइम में चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहाँगीर के टाइम पीरियड को। तो पहला, दूसरा और चौथा 100% सही है बच्चा लोग, और आपका तीसरा बिल्कुल गलत है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपका जो सत्य है वो है ऑप्शन नंबर 4, और ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। एक-एक पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए आपके सामने बसोली चित्रकला है। बसोली चित्रकला को देख लीजिए आप लोग, कितनी खूबसूरती से बनाई जाती है बसोली चित्रकला। इसमें भी देखिए धार्मिकता, आध्यात्मिकता आपको झलक रही होगी। आपकी मोस्टली जो पेंटिंग है पुराने टाइम के, उसमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता झलकती है, लेकिन कितनी खूबसूरती, सफाई और बारीकी से चीज़ें बनाई गई हैं। ये आपके देश की चित्रकला की खासियत है, जो अपनी अपनी खूबसूरती को, अपनी अपनी गूढ़ता को लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? आपको बताना है। एक महान जो है व्यक्ति हैं जिनका नाम है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी। इनकी पुस्तक का नाम है वेणु शिल्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका संबंध किस कला से है? आभूषण कला से है, चित्रकारी से है, या बांस कला से है, या संगमरमर की नक्काशी से है? आपको बताना है बेड़ू शिल्प का संबंध किससे है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, बाँस से बेड़ू और बाँस से बाँस, बाँस से बेड़ू और बाँस से बाँस कला से है। लेकिन जो ये आपके चित्राचार्य उपेंद्र हैं, इनकी जो जन्म स्थली है वो ये उड़ीसा है। जन्म कहाँ हुआ है? उड़ीसा। इन्होंने शिक्षा कहाँ पे लिया है? तो आपकी आर्ट कॉलेज कोलकाता में इन्होंने लिया है शिक्षा। कोलकाता में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, वहाँ की आर्ट और म्यूजिक जो आपका स्कूल है। लेकिन इनकी जो कर्मस्थली है वो है बिहार। कर्मस्थली कहाँ है? बिहार है। तो निश्चित ही अब ये जो बांस कला का विकास करेंगे, इस पे उड़ीसा की कलिंग संस्कृति का भी इफेक्ट होगा, बिहार की बौद्ध संस्कृति का भी इफेक्ट होगा, और आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का भी इफेक्ट होगा। यानी कि इनकी जो बांस कला है, इस पे कलिंग संस्कृति, इस पर बौद्ध संस्कृति, इस पे आधुनिक संस्कृति, तीनों का मिश्रण, तीनों का असर, तीनों का जो इफेक्ट देखने को मिलता है। याद रखिएगा, वेणु शिल्प बांस कला से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी शानदार है। कह रहा है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित निम्नलिखित में से किस विख्यात चित्रकार ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र, जिसमें उनको एक तपस्विनी के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें वह शांत चित्त, दैवीय और आध्यात्मिक नजर आती हैं, किसने बनाया था ये चित्र? पहला कह रहा है अवनींद्र नाथ टैगोर, दूसरा कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा कह रहा है राजा रवि वर्मा, और चौथा कह रहा है अमृता शेरगिल। बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चा लोग, आयोग का पूछा हुआ है। कह रहा है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित, स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन को ही कहा जाता है, से प्रेरित कोई विख्यात चित्रकार है जिन्होंने बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर भारत माता की कल्पना करी, और उनका इमेजिनेशन करने के बाद एक चित्र बनाया जो कैसा था? तपस्विनी के रूप में था, शांत चित्र था, दैवीय रूप था, और आध्यात्मिक नजर आ रही थी। वो चित्र जो भारत माता का पहला चित्र था, जो किसी ने अपने इमेजिनेशन से बनाया था, जिसमें वो आध्यात्मिक थी, शांत चित्र थी, दैवीय थी और तपस्विनी के रूप में थी। ये चित्र स्वदेशी आंदोलन के दरमियान 1905 में किसने बनाया है? तो कौन हो सकते हैं? चलो याद रखिएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर ने ये चित्र बनाया है 1905 में, स्वदेशी आंदोलन के समय, जब राष्ट्रवाद की पहली लहर लोगों के दिलों में आई, और उस समय भारत माता की संकल्पना करके उन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें भारत माता कैसे दिखती थी, वो आप लोग देख लीजिए। भारत माता का पहला स्वरूप जो किसी ने इमेजिनेशन किया और बनाया, वो कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर। उन्होंने जो भारत माता का चित्र बनाया था स्वदेशी आंदोलन के दरमियान, वो आपके सामने है, आप इसमें देख सकते हैं। ये एक योगी के रूप में है, गेरुआ वस्त्र धारण की है, योगिनी के रूप में है, शांत चित्र है, शांति है फेस पे, आध्यात्मिक है, दैवीय रूप दिखाया गया है, चार हाथ हैं, चार हाथ देवी देवताओं के ही होते हैं,
पीछे आभा मंडल भी है जो काफ़ी प्रकाशित है। तो दैवीय है, आध्यात्मिक है, शांतचित्त है और योगी के रूप में है। ये है भारत माता का पहला चित्र जो लोगों ने अपने दिमाग से बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। हालांकि आगे चल के भारत माता की तरह तरह के चित्र अपने अपने तरीके से लोग बनाने लगे थे, लेकिन ये आपके भारत माता का पहला चित्र है जिसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। और कब बनाया है? 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दरमियान। आपके सामने एक और प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। काली घाट चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है? विचार कीजिए। काली घाट चित्रकला के बारे में क्या सही है आपको ये बताना है। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने ऑप्शन भी है और कूट भी। पहला ऑप्शन है यह उड़ीसा के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध है। दूसरा कह रहा है पारंपरिक रूप से चित्रकला में चावल के लेप और सब्जियों के रंगों का प्रयोग किया जाता था। तीसरा है चित्रकला में धार्मिक विषय वस्तु और सामाजिक भावनाओं को चित्रित किया गया था। कूट की सहायता से उत्तर देना है बच्चा लोग। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा, तीसरे में है केवल तीसरा और चौथे में है सभी। आपको बताना है काली घाट चित्रकला के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य है। सत्य कथन बताना है, याद रखिएगा, शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारे बच्चे इसका क्या जवाब देने वाले हैं। कभी भी भारी प्रश्नों से नहीं घबराना है। भारी प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं, वो बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को एक ही प्रश्न के माध्यम से दे देते हैं, जिससे आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है और आपको बहुत सारे तथ्य भी पता चल जाते हैं। तो केवल और केवल आपका तीसरा सही है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि काली घाट जो कला है ये उड़ीसा का नहीं है। कहाँ का होगा? जब आपके कोलकाता नगर का विकास हो रहा था और कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल के जो गांव में रहने वाले लोग थे, ग्रामीण परिवेश के लोग, जब शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे तो कलकत्ता में काली मंदिर के आसपास आकर के वो बसने लगे। कलकत्ता में काली मंदिर के आसपास आकर बसने वाले स्थानीय जो गांव के आए हुए लोग थे, उन्होंने जो चित्र डेवलप किया वो काली घाट चित्र कहलाया। कौन सा चित्र कहलाया? काली घाट चित्र कहलाया था बच्चा लोग। तो कहाँ का है? उड़ीसा का नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल का है। पहला गलत। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि इस चित्र में जो लोगों ने कलर का उपयोग किया है ये चावल सब्जी का नहीं है, बल्कि पानी के रंगों का उपयोग किया है। पानी के रंगों का उपयोग किया, यानी कि पानी में जो रंग घोल के बनाते हैं उसका। लेकिन उन्होंने जो ब्रश उपयोग में लाया वो अद्भुत है। बछड़े के बाल और गिलहरी के बाल से ब्रश बनाए इन्होंने। किसके बाल से बनाया है? बछड़ा। बछड़ा आप जानते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं जानवरों के, उनके बच्चे को बछड़ा कहते हैं। और गिलहरी जो कि पक्षी जैसे होती है, लेकिन ये पक्षी नहीं होती है, पेड़ पे रहती है। गिलहरी और बछड़ों के सॉफ्ट बाल से ब्रश बना करके पानी में घोल के कलर को कलर करके बनाते थे ये लोग डिज़ाइन या चित्रकला, जो काली घाट चित्रकला के रूप में फेमस हुई। चूँकि ये काली मंदिर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने डेवलप किया था, इसलिए इसको काली घाट चित्रकला कहा गया। तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है और इसमें कलर पानी वाले रंगों का उपयोग किया जाता है और ये धार्मिक विषय वस्तु और सामाजिक भावनाओं से चित्रित किया गया था। दोनों बातें हैं इसमें, सामाजिकता भी है और धार्मिकता भी है। धार्मिकता और सामाजिकता दोनों देखने को मिलता है। ये है आपका काली घाट चित्रकला, जिसमें आप देख रहे हैं माँ काली का एक जो है रौद्र रूप दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने गले में अपने बहुत सारे राक्षसों के जो है सर को काट के पहना है। हाथ में भी देखिए सर पकड़ी हुई हैं। तो ये है आपकी काली घाट चित्रकला। देखिए कितने चटक और खूबसूरत आकर्षक रंगों का उपयोग है। शानदार चित्र है काली घाट चित्रकला। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। काली घाट चित्रकला आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों बातों को इसमें दर्शाया जाता है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कौन बनाते हैं? ग्रामीण परिवेश से जो आ चुके शहरों में बस गए लोग हैं, खास करके काली मंदिर के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका गुफा चित्रकारी के बारे में कौन से कथन है सही है? आपका भीमबेटका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका में मैं पढ़ाई हूँ कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं। इस गुफा में उच्च पाषाण काल से ही चित्रकला बनाना शुरू हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चित्रकला है वो इस गुफा में मध्य पाषाण काल में बनाए गए थे। सारे पॉइंट याद रखेंगे बच्चा लोग। पहला पॉइंट है, इस चित्रों की खोज 1957-58 में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता BS वाकड़कर ने किया था। दूसरा कह रहा है, पेंट को बनाने के लिए चट्टानों और खनिजों को पीसकर प्राप्त किए गए पाउडर का उपयोग किया गया था। तीसरा कह रहा है, भीमबेटका में 700 से अधिक शैलाश्रय यानी कि गुफाएं मिली हैं, जिसमें 400 से जो अधिक चित्र है, मतलब शैलाश्रय यानी कि गुफा है, उसमें चित्र आज भी संचित हैं।
और चौथा कह रहा है महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडे के 3 ऐसे कवच मिले हैं जिन पर आड़ी तिरछी रेखाओं से अलंकृत चित्र बनाए गए हैं। अब आपके सामने है कूट, पहले में है केवल पहला, दूसरे में है दूसरा, तीसरा, तीसरे में है पहला, दूसरा, चौथा और चौथे में है उपरोक्त सभी। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो आपका सही हो जाएगा। और आपके सामने है ऑप्शन, बताएंगे भीमबेटका के बारे में कौन सी बातें हैं जो सत्य हैं। तो याद रखेंगे सारी बातें सत्य हैं। पहले तो ये याद रखिएगा कि कब ढूंढा गया है, आयोग ने इसको पूछा है 1957-58 में ढूंढा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने ढूंढा है, आयोग ने इसको भी पूछा है। BS बाकड़कर ने ढूंढा है। 2 प्रश्न इस पॉइंट में आपके उपस्थित हैं। तीसरा, किससे पेंट किया गया है, चट्टानों और खनिजों को पीसकर प्राप्त कलर का उपयोग किया गया, पाउडर का उपयोग किया गया है, जिसमें लाल कलर का उपयोग किया गया है, पीले कलर का उपयोग किया गया है और हरे कलर का उपयोग किया गया है, सफ़ेद कलर का उपयोग किया गया है, साथ ही काले कलर का उपयोग किया गया है। इसके अलावा गेरुए कलर का उपयोग किया गया है। इस तरह से कई कलर का उपयोग किया गया, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, काला, गेरुआ, ये सभी कलर का उपयोग किया गया है जो चट्टानों और खनिजों को पीस कर बनाए गए हैं। साथ ही फूल पत्तियों का उपयोग भी किया गया है, इसलिए कलर आज भी काफ़ी चमकदार, आकर्षक और उपलब्ध हैं। सोचिए कितना शानदार उस समय का टेक्निक था। आज के कलर तो फीके पड़ जाते हैं। आगे देखिए, आपको पता ही ये सब सही है। यहाँ से टोटल 700 से अधिक शैलाश्रय यानी कि गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 400 शैलाश्रय में आज भी चित्र संचित हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया है कि कौन से राज्य में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पे कवच पे चित्रकारी की गई। तो राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, कई बार तो राज्य ना पूछ के प्लेस पूछ लेता है तो पटने, और पूछा है कई बार कौन से जीव के अंडे के छिलके पे, तो शुतुरमुर्ग। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके या शुतुरमुर्ग के अंडे के कवच के ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं या कहिए चित्रकला का जो है प्रमाण मिला है। तो बच्चा लोग सारी बातें सही हैं, सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बाघ चित्रकला के बारे में कौन सा कथन है जो सही है, विचार कीजिए। बाघ चित्रकला के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। आपके सामने कोट भी है और ऑप्शन भी। पहला कह रहा है मांडू के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर अवस्थित है। इन गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में डेजरफील्ड महोदय ने की। दूसरा कह रहा है बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित नहीं है। तीसरा कह रहा है यह बौद्ध परंपरा के अप्रतिम उदाहरण हैं। चौथा कह रहा है बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, यह सभी विहार गुफाएं हैं। अब आपको बताना है, कूट आपके सामने है। पहले में है पहला दूसरा, दूसरे में है पहला तीसरा चौथा, तीसरे में है पहला दूसरा और चौथा, चौथे में है कि सभी। बाघ गुफा के बारे में कौन सी बात है जो सत्य है, आपको वो बताना है। शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, आपको पहले भी बताई हूँ मैं बाघ गुफा के बारे में बहुत सारी बातें। मैंने आपको बताया था कि बाघ गुफा को बनाया है गुप्तों ने। बाघ जो गुफा है इसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ लौकिक चीज़ों का भी वर्णन देखने को मिलता है। ज़्यादातर चीज़ें लौकिक है यहाँ पे, जबकि यहाँ कह रहा है कि लौकिक नहीं है। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, लौकिक जीवन से संबंधित नहीं है। अगर आपका दूसरा नहीं है तो देखिए ना तो सभी होगा, ना तो तीसरा होगा, ना तो पहला होगा। आपको उत्तर मिल गया है, पहला बिल्कुल सही है। मांडू के समीप धार जिले में बाघ नामक स्थान पर ये गुफाएं पाई गई हैं। इसको ढूंढा कब गया है, 1818 ईस्वी में। ढूंढा किसने है, डेजरफील्ड महोदय ने ढूंढा है। और ये गुफा बौद्ध धर्म के परंपरागत रूप से अप्रतिम उदाहरण है। इसमें लौकिक जीवन से जुड़े हुए चित्र है। मैंने बताया था गुफा संख्या 4 में रंग महल है जिसमें दरबार का दृश्य है। मैंने बताया था गुफा संख्या 2 में जो है पद्म पाणि का चित्र मिला है। और यहाँ 9 गुफाएं मिली हैं और सभी के सभी बिहार हैं, यानी कि चैत्य नहीं है। तो आपका केवल और केवल तीसरा गलत है बच्चा लोग, बाकी बातें सही हैं। याद रखिएगा ये सारे आयोग के पूछे हुए प्रश्न हैं। एक एक क्वेश्चन में आपके 4 प्रश्न हूबहू हैं और बाकी जो व्याख्या में बता रही हूँ वो सारे आयोग के पूछे हुए हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया है वो चित्र जो बाघ की गुफा से मिला है। इसमें देखिए कितना सुंदर सा दृश्य दिखाया गया है। पशु
भी है, पक्षी भी हैं, प्लांट्स भी हैं। ये सोचिए इतने पुराने ज़माने के चित्र हैं, कितने खूबसूरत, आकर्षक, कितने चमकदार आज भी हैं। ये सारी आपकी विरासत हैं जो आपके पूर्वजों ने बनाए हैं, और कितने अच्छी थी उनकी सोच, कितना अच्छा उनका टेक्निक था, जो उनकी बनाई हुई चीज़ें आज भी हमें मिलती हैं। अगला देखिए, नाथ द्वारा पेंटिंग के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? नाथ द्वारा पेंटिंग के बारे में क्या सत्य है? विचार कीजिए बच्चा लोग। क्वेश्चन भले लेंदी हों, आप उनसे घबराया ना कीजिए। एक एक प्रश्न से आपके बहुत सारी चीज़ें तैयार होंगी, बहुत सारे तथ्य जानने को मिलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका एक समझ डेवलप होगा। और बच्चा लोग, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप अपने जान पहचान के लोगों में ज़रूर शेयर किया करें। जो भी आपको मिले पढ़ने वाला सबको बताएं, ताकि लोग पढ़ें, उनका दिमाग डेवलप हो, जागरूक इंसान बने, और अपनी संस्कृति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, हर चीज़ के बारे में वो जाने। तो अच्छी चीज़ों को सबको बताएं, जो भी मिले पढ़ने वाला सबको ज़रूर बताएं इसके बारे में। देखिए, आप पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, नाथ द्वारा राजस्थान से संबंधित एक चित्रकला शैली है जो बूंदी शैली की एक उप शैली मानी जाती है। दूसरा कह रहा है, इस चित्रों की उप शैलियों में से एक पिचवई चित्रकला सबसे मतलब लोकप्रिय है। तीसरा कह रहा है, इस शैली के चित्र मुख्यतः भगवान कृष्ण के एक रूप श्रीनाथ जी से संबंधित है। और चौथा कह रहा है, यह लघु चित्रकला की एक शैली है। आपके सामने है स्टेटमेंट, और अब मैं आपको कोट भी दिखा दे रही हूँ। पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरे में है सभी, तीसरे में है दूसरा, तीसरा, चौथा, और चौथे में है पहला, तीसरा और चौथा। आप कोट को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको सारे पॉइंट को दिखा दे रही हूँ, और आप फिर पॉइंट्स की मतलब जो है मदद से उत्तर दे सकते हैं। तो याद रखिए बच्चा लोग, जो आपका सही बताना है, आपका पहला सही नहीं है। अगर आपको पता है कि पहला सही नहीं है तो देखिए उत्तर आ गया है, क्योंकि पहला 3 ऑप्शन में है, केवल तीसरा ऐसा है जिसमें पहला नहीं है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपका पहला क्यों गलत है। ध्यान से चीज़ों को सुन लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नाथ द्वारा राजस्थान से संबंधित एक चित्रकला शैली है, और ये बूंदी शैली नहीं बल्कि मेवाड़ शैली की उपशैली है। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली की उपशैली है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही है। इन चित्रों की उपशैलियों में से एक पिचवई चित्रकला सबसे लोकप्रिय है। इस शैली के चित्र मुख्यतः भगवान कृष्ण के एक रूप नाथ जी या श्रीनाथ जी से संबंधित है, इसलिए नाथ द्वारा कहा गया है। यह लघु चित्रकला की एक शैली है, लघु चित्रकला की एक शैली है जिसको नाथ द्वारा कहते हैं, और ये मेवाड़ उपशैली का मतलब एक मेवाड़ जो शैली है उसकी एक उपशैली है। और इस उपशैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो आपका पिचवई चित्रकला है, जो इसका एक उपशैली है और सबसे फेमस उपशैली है। और इसमें भगवान कृष्ण के एक रूप श्रीनाथ जी का ज़्यादातर चित्र बनाया जाता है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका पहला सही नहीं है, मेवाड़ शैली का उपशैली है, बूंदी का नहीं, इसलिए पहला गलत है। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने बच्चा लोग। उम्मीद है क्लासेस अच्छी लग रही होंगी आप लोगों को। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लास में उपस्थित रहें। आप लोगों की संख्या देखकर हमें एनर्जी मिलती है, हमें लगता है हमारे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करें और जल्दी से सिलेक्शन दें और जल्दी से गुड न्यूज़ सुनाएं। आप लोग जब मेहनत करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है, और आप लोग जब बहुत अच्छा कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो क्या है जो सही है? एक तरफ आपकी लोक चित्रकला है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य है, कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है। कह रहा है पट्टचित्र, क्या ये उड़ीसा का है? दूसरा कह रहा है पैचकारी चित्रकारी, क्या ये पश्चिम बंगाल का है? तीसरा कह रहा है पटुआ कला, क्या ये झारखंड का है? अब आपके सामने कौन सा है जो सुमेलित है? पहले में है केवल पहला, दूसरे में है केवल दूसरा, तीसरे में है दूसरा, तीसरा और चौथे में है सभी। कौन सा है जो सही सुमेलित है आपको बताना है, और आप सभी को ये जान लेना है, आज के बाद से नहीं भूलेगा आप लोगों को। आप सभी को पता है कि पहला तो 100% सही है। अगर पहला 100% सही है तो ये दोनों तो कट हो गए, क्योंकि पट्टचित्र उड़ीसा का है, आज ही मैंने बताया है आप लोगों को, तो ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये हमें बताएं कि सबसे ज़्यादा पटुआ का उत्पादन या सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन से राज्य में होता है। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पटुआ का उत्पादन बंगाल में होता है। बंगाल का विभाजन हो गया तो वो बांग्लादेश बन गया, लेकिन उसी से कट के एक हिस्सा जो हमारे देश में आया वो पश्चिम बंगाल कहलाया। यानी कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा पटुआ का उत्पादन अगर बात करें तो कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अगर पटुआ का उत्पादन पश्चिम बंगाल में है तो ये चित्रकला कहाँ डेवलप करेगा?
पश्चिम बंगाल में करेगा, यानी कि पटुआ कला पश्चिम बंगाल का हो गया और पैटकारी या पाचकारी आपके झारखंड का हो गया। इस तरह से क्या सही हो गया, केवल और केवल आपका पहला सही हो गया। पट्टचित्र उड़ीसा का है, पैचकारी या पैटकारी चित्रकला आपके झारखंड का है, पटुआ कला आपके पश्चिम बंगाल का है। तो उम्मीद है बच्चा लोग आज का आपका ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। एक एक प्रश्न से आपके बहुत सारे तथ्य और पॉइंट क्लियर हुए होंगे। खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब अच्छा परफॉर्म कीजिए और जितना भी हो सकेगा हम मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए। कोई डिमांड हो, कोई सुझाव हो तो बेझिझक बोलिए। आप लोग भी अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं करिए। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग कमेंट्स ज़रूर किया करें, इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। कोई सुविधा, कोई असुविधा, कोई डिमांड, कोई समस्या पता चलता है, समझ में आता है और उससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तो आप लोगों के कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने क्लासेस को ज़रूर शेयर करें, ढेर सारे लोगों को बताएं और खूब मेहनत करें और जल्दी से सिलेक्शन दें। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।